देश के प्रधानमंत्री ओबीसी प्रधानमंत्री रहे हैं। रंजन गोगोई के खिलाफ उनकी कलीग एलिगेशन लगाती है मॉलेस्टेशन का, जहां हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो कि न्याय का मंदिर है। आप समझ सकते हैं ये मानसिकता बैठी हुई है। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार ने इस देश को ये मैसेज दिया कि हम किसी भी तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ करके अपराधियों को छोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं जब निर्भया केस डिसाइड होता है कि देश की नारी शक्ति को नमन। किसको नमन कर रहे थे आप? उसमें क्या नारी शक्ति में बिल्किस बानो शामिल नहीं है? के बारे में बताइए कि किस तरीके से ये आगे वर्क कर रही है। क्या जो ओबीसी अभी प्रधानमंत्री हैं, क्या आगे 2024 में ओबीसी कुछ ऐसा बदलाव चाहते हैं या बदलाव करेंगे? ये मुझे लगता है कि आंकड़ा जो है ये फैक्ट है, देश के सामने गलत फैक्ट है। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर वो ऐसे होते तो मुझे लगता है कि सिर्फ ओबीसी प्रधानमंत्री ना होने के कारण, बल्कि एक देश की बहुत बड़ी आबादी ओबीसी है, उसके अधिकारों के लिए जातिगत जनगणना को कराने के लिए ओबीसी के वो एग्री हो जाते। तो इसका मतलब है कि अगर सर्टिफिकेट में वो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं भी, लेकिन चरित्र में वो ओबीसी का भला नहीं चाहते, इसीलिए क्यों नहीं एग्री हो रहे? एक मात्र कारण बता दिया जाए। इस देश के अंदर SC ST की जनगणना होती है जातिगत आधार पर। आपने EWS का रिजर्वेशन दे दिया फिनांस के आधार पे कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, लेकिन जो एक बहुत बड़ा तबका जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा करके या खेती किसानी मजदूरी कर करके अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा है, तो उन लोगों के हिताधिकार की बात कैसे की जाएगी? जब पार्लियामेंट में कोई पॉलिसी बन रही है और उस पॉलिसी में आप उसको बना रहे हैं, क्या आप आंख बंद करके पॉलिसी बनाएंगे देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए जिसके बारे में आपको नहीं पता है? जातिगत आंकड़ा अगर किया जाएगा जनगणना, तो उसमें आप बताओगे ना कि कौन व्यक्ति सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, ये सारे उसमें पॉइंट्स रहेंगे ना। तो जो पॉलिसी बनती है वो आप पॉलिसी से ही बना पाओगे और उसको इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा, और जिसका मिसयूज अगर लोग कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये तो देश हित में हुआ ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये देश हित में है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के बेनिफिट में नहीं होगा, जो पावर में बैठे हुए, जो रूलिंग पार्टी हो। हम दोनों पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस रही हो या अभी बीजेपी है, तो ये नहीं चाहते हैं कि इस देश की जो आबादी हमेशा एक वोटर का काम करती रही है, देश को मेंटेन करने का काम करती है, चाहे बॉर्डर पे बच्चों के लड़ने की बात हो, हमारे आर्मी के जो भी हमारे युवा मारे जाते हैं, खेती किसानी करने की बात हो, मजदूरी करने की बात हो, जब वो अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो आपको डर किस चीज़ से है? देखा गया महिलाओं की हिस्सेदारी जो संसद में होनी चाहिए वो नहीं है, और उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और जो कमजोर वर्ग है वो अभी वंचित है। जो जहाँ से एक संविधान बनता है, एक कानून बनता है, उसमें अमेंड किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देश 52 में पहले इलेक्शन हुए 1952 में, देश के अंदर 51 महिला सांसद जीत करके आए, अभी 59 है। हमने कितने सालों में कितना % महिलाओं को पहुंचाया पार्लियामेंट में? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 49% आबादी है, लेकिन इस देश में जितनी लड़ाई SC ST OBC माइनॉरिटी के राइट की है, उतनी ही महिलाओं के अधिकारों की भी लड़ाई है। अभी हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लास्ट ईयर 4 महिलाओं को जस्टिस बनाया गया, लेकिन अगर आप देखेंगे उनकी अगर कास्ट को भी देखेंगे तो महिलाओं के नाम पर भी आपने एलीट वर्ग को वहाँ पर एक पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी को बैठा दिया, तो वहाँ पर भी वो महिलाएं नहीं हैं। पार्लियामेंट में 33 में कहती हूँ 50% रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश ने प्रूव किया है, उत्तर प्रदेश में जब बहन जी मुख्यमंत्री रही हो, या देश में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही हो, या देश की जो भी महिला लीडर हैं, उन्होंने बहुत बेटर वर्क किया है। अगर वो पार्लियामेंट में आएंगी, उनके हिसाब से पॉलिसी बनेगी, तो इस देश में बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन चूँकि पैट्रियार्किकल सिस्टम है, वो माइंड सेट है, वो नहीं चाहता है कि घर की 4 दीवारी से निकल करके जो शोषित पीड़ित वंचित है महिला, वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाए। फिर ये शासन किस पे करेंगे? समस्या तो ये भी है। 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको पॉसिबल लग रहा है 50% आरक्षण पार्लियामेंट में? इस देश के अंदर भविष्य में आने वाले समय में 50% तो छोड़िए, 70% भी महिलाएं बैठेंगी, क्योंकि महिलाओं का चरित्र जो है वो समतावादी होता है, महिलाओं का चरित्र मानवतावादी होता है। इस देश के अंदर जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई, या जितने भी मेघवाल, जो बेटा अभी था इंद्र मेघवाल, उसके साथ क्राइम करने वाले, छुआछूत करने वाले कितने लोग हैं? कौन लोग हैं?
ये देश के वो वर्ग हैं जो कहते हैं कि हम देश में शासन करने वाले लोग हैं। एक तो ये भी तो कारण है कि पुरुष ही क्यों बैठा हुआ, महिला क्या चाहती, किस महिला ने मॉब लिंचिंग की। आप मॉब लिंचिंग की घटना उठा लीजिए, मॉब लिंच करके, या देश के अंदर जब दंगा होते अभी बिल्किस बानो के साथ अपराध हुआ, आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देखिए, कितनी महिलाएं किसी का घर जला रही थी, कितनी महिलाएं किसी के साथ बच्चों को पटक करके मार रही थी। ये 11 जो दरिंदे आए हुए हैं, उनको रेमिशन पॉलिसी की बात करके विद्वेषपूर्ण तरीके से इन्होंने छोड़ा है। कौन लोग हैं आखिर, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। तो इसीलिए अगर पावर में महिलाएं आएंगे, अगर ये पावर में महिलाएं रहेंगी ना, तो मुझे लगता है इस देश का 80% क्राइम अपने आप रुके। लेकिन कुछ महिलाएं उनका स्वागत भी कर रही है ना, तिलक लगा रही है। वो घर की महिलाएं हैं ना। आप मेरा लाइव जाइए, मैंने बोला है कि अगर हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पिता भी अपराधी है तो सबसे पहले उस घर की महिला की जिम्मेदारी है कि वो जाकर के उसको जेल पहुंचाएं, उसके खिलाफ गवाही दें। ये महिलाओं का चरित्र होना चाहिए और होता भी है। लेकिन जब बहुत महिला चुप बैठ जाती है, डर किसका है? डर तो पैट्रियार्कल माइंडसेट का, सिस्टम का है ना, सिस्टम का है। महिला के ऊपर, महिला के पास कितनी संपत्ति है? क्या वो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, इमोशनल रूप से बहुत मजबूत है? इन कॉन्स्पिरेसी के पैट्रियार्कल माइंडसेट से उसको कभी मजबूत नहीं होने दिया। और अगर आज कोई महिला फ्रंट पर आकर के फाइट करती है तो मैं सैल्यूट करती हूँ उस हर एक बेटी को जो आकर के फ्रंट पर अपने आप को प्रूव कर रही है, क्योंकि उसका स्ट्रगल एक पुरुष से लाख गुना ज्यादा है। मैडम, एक संगम बिहार से आपके केस है कि एक लड़की ने, मीनाक्षी नाम की लड़की ने आपसे मदद मांगी, आपके पास कॉल किया, लेकिन आपने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, मीनाक्षी नाम के हमारे पास डेली अपॉइंटमेंट रहते हैं, उनको बुलाया गया कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, लेकिन एक ही दिन जब हम कोर्ट में खड़े, आपको कैसे टाइम दे देंगे? हमारे यहाँ पूरे भारत से केस आते हैं और डेली कम से कम हम 10-15 लड़कियों को उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी FIR दर्ज कराते हैं। तो आप आकर के आंकड़े देखिए, हमने मना किया? उनको बताइए, मना किया हमने? अपॉइंटमेंट दिया गया, लेकिन उनको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए। जिसके पास केस होगा, लिसन, जिस वकील के पास 2 साल से केस होगा उस पर उंगली नहीं उठाएंगे। जो फ्री में हेल्प करने को तैयार है उसके पास आपको इमीडिएटली आना। तो उनसे बोलिए कि दोबारा से बात करें और आए हमारे ऑफिस में। सिर्फ एक मीनाक्षी नहीं, इस देश की ना हजारों मीनाक्षी के केस सॉल्व एक सवाल ये भी है कि आप OBCs की बात करती हैं, लेकिन OBC ही काफी बड़ा तबका है जो आज भी बीजेपी को वोट करता है, तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं देख रही हैं आप? ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है। OBC के प्रधानमंत्री अपने आप को इलेक्शन के टाइम ये बताते कि हम OBC हैं, और आप जाकर के YouTube पर देखिए, जो गोपीनाथ मुंडे जी थे जिनका डेथ हो गया, वो कह रहे हैं 2014 के चुनाव से पहले कि OBC की जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई है ना। तो भ्रम फैलाया गया इन सारी चीज़ों को। जब वो पावर में फुल मेजोरिटी में है तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो OBC भी अब समझ रहा है ना कि कौन हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन हमारे अधिकार की बात नहीं कर रहा। दंगों में अब लास्ट क्वेश्चन है, दंगों में सिर्फ महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? जिस तरीके से बिल्किस बानो या और भी कोई किसी भी धर्म की महिला हो या किसी भी जात की महिला हो, उसको क्यों टारगेट किया जाता है? मानसिकता, ये कबीलाई जो मानसिकता है वो डेवलपमेंट कर देने से इनकी बदली नहीं है, और ये टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट होता है। जब हमारे देश के सर्वोच्च अदालत में रिटायर्ड चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ उनकी कलीग एलिगेशन लगाती है मॉलेस्टेशन का, जहां हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो कि न्याय का मंदिर है, आप समझ सकते हैं ये मानसिकता बैठी हुई है। आपको लगता है मुख्य पदों पे महिलाओं का आना बहुत जरूरी है? और आपकी मुख्य पदों पे देश में, पार्लियामेंट में जहां पॉलिसी मेकिंग हो रही है वहां महिलाओं का भागीदारी जरूरी है, पंचायत में भी महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, असेंबली में भी जरूरी है, जहां एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है वहां पर भी जरूरी है। प्रोफेसर बने, टीचर बने, कम से कम वो संस्कार तो बात करेंगी, वो हिंसा की बात तो नहीं करेंगी। वो अगर परवरिश करेंगी, अगर वो पढ़ाएंगी बच्चे को तो अहिंसा पढ़ाएंगी, ना कि हिंसा। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर लें तो आप एक बार कभी आंकड़ा उठा करके देखिए, किस महिला ने परमाणु बम बनाए हैं, किस महिला ने कट्टा बंदूक बनाया। ये बनाने वाला पूरा सिस्टम, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूँ, पूरे वर्ल्ड की, बॉर्डर का कॉन्सेप्ट लाने वाले कौन लोग हैं? इनको पावर, और उसी पावर का यूज ये अपने घर में महिलाओं को 4 दीवारी में बंद करके भी करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो है मानवतावाद की, आगे आने वाले भविष्य में नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये महिलाएं ही लड़ेंगी, क्योंकि ये बेसिकली लड़ाई मानवता की रक्षा की है, ह्यूमन राइट की है, एक स्पीसीज को पूरे बचाए रखने की। अदरवाइज जो परमाणु बम बना करके रखे अमेरिका, रसिया और ब्रिटेन ने, ये अपने ऊपर ही किसी दिन फोड़ेंगे, वो पूरी मानवता का विनाश होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो जिसके अंदर कंपैशन है वो है
एक फीमेल और उसके परसेप्शन से सोसाइटी का स्ट्रक्चर बने। अगर खामियां हैं एक डेवलपमेंट की, गलत जो अवधारणा है, जो डेफिनेशन है, उसको भी बदला जाए। जालौर की घटना पर क्या कहना? देखिए, जालौर की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। आज उनके पेरेंट्स आए हुए हैं दिल्ली में, वो मेरे घर पर आएंगे, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। जो भी होगा उनका मैटर मैं देखूंगी। लेकिन एक चीज़ है कि 21st सेंचुरी में जहां हम बात कर रहे हैं संविधान की, जहां हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, जहां पर हम बात करें बेसिक ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट की, वहां पर एक छोटा सा बच्चा, उसको सिर्फ पानी लेने से घड़े से आप मार दे रहे हो। अमेरिका में एक व्यक्ति के साथ वहां पर जो पुलिस थी, उन्होंने 1 साल पहले की घटना है, उसको मार दिया था, उनकी डेथ हो गई। कनाडा से लेकर के अमेरिका के लोग घुटने टेक कर माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर हमारे अपने लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करने के बावजूद भी शर्म नहीं आती। अगर कोई ऐसे नन्हे बच्चे को मारता है या कोई भी छुआछूत का काम करता है, इस तरीके की एक्टिविटी करता है, मुझे लगता है कि नैतिक आधार पे या मानवता की हम बात करें, इन सारे आधार पे उससे ज्यादा क्रूअल मानसिकता का व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। आरोपी के समर्थन में पंचायत करना वो क्योंकि उनको डर है, आदत पड़ चुकी है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाने की। वो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है। 36 का इस देश का पूरा जो सिस्टम है, जो अपराध करता है या जो कॉन्स्पिरेसी करता है, वो एकजुट हो जाए। लेकिन मानवता को बचाने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। इसका एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले की बात करें, ज्योतिबा फुले जी की बात करें, पेरियार की बात करें, या हमारे देश के अंदर इतने महान हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने एक्चुअल में समानता की बात की। हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है, लेकिन अगर कोई इसमें विश्वास नहीं कर रहा है, मतलब संविधान विरोधी, मतलब देश विरोधी, तो सबसे पहले उसको जेल में डालना चाहिए। तो अगर इस तरीके की इंटरप्रिटेशन हो जाएगी जो एक्चुअल में है, तो इस देश के मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या जो आज पावर में बैठी, वो जेल में उसको होना चाहिए। शिवाजी इंदर की मौत के बाद काफी वक्त लगा छैल सिंह को जो है हिरासत में लेने में, क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे पता चला जब उनके फादर से बात हुई कि उनके चाचा जी को पर वो लोग प्रेशर डाल रहे थे कि इस घटना को आप FIR मत कराइए, बच्चे को हमने मार दिया तो क्या हो गया। लेकिन जब ये मैटर हाईलाइट हुआ, उसके बाद जाकर के उन्होंने अरेस्ट किया। और पुलिस थानों की अगर बात करें, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मर्डर होने के बावजूद भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, प्राइमा फेसाई पुलिस को पता है, लेकिन अरेस्ट नहीं करती। लेकिन अगर इनकी बात करते हैं तो जनरली वही कैटेगरी के लोग आते हैं जिसको इन लोगों ने देश में अछूत, और OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं। अभी कितना बड़ा एग्जाम्पल है बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार ने इस देश को ये मैसेज दिया कि हम किसी भी तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ करके अपराधियों को छोड़ते हैं। 49% देश की महिलाओं की आबादी। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं जब निर्भया केस डिसाइड होता है कि देश की नारी शक्ति को नमन। किसको नमन कर रहे थे आप? उसमें क्या नारी शक्ति में बिल्किस बानो शामिल नहीं है? मुझे पूरी उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय में मैटर गया और आप सभी लोग इसी तरीके से आवाज उठाते गए, ये 11 के 11 अपराधी फिर से जेल में जाएंगे, आजीवन कारावास की सजा होगी, क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे कि इनको रेमिशन दिया जाए। इसको इंटरप्रिटेशन करके अपने तरीके से, उसमें जो एक विधायक है वो कह रहा है कि चूंकि ये ब्राह्मण समाज से आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आ रहे हैं, संस्कार कहाँ था जब ये उस 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ रेप कर रहे थे। कह रहे हैं सुधर गए हैं। अपराधी, इस तरीके का अपराधी कभी नहीं सुधरता है। इसीलिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, दोनों की रेमिशन पॉलिसी में रेप के अपराधी और मर्डर के अपराधियों के क्षमा का प्रावधान नहीं है। तो आपने किस नीति के तहत इनको क्षमा दे दिया है? तो ये तो बहुत बड़े सवाल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिर से जेल में जाएंगे। लेकिन अशोक